बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 3। अहम स्टोरी यही है, बड़ी स्टोरी, कि नवाज़ शरीफ साहब को कंट्रोल टावर का अहम तरीन पैगाम आया है। ये कैसे आया है, किस किस्म का पैगाम है, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी ये कि जनाब पेट्रोल 700 रुपये लीटर, अल्लामान अल हफीज़, इस पे बात करेंगे। और तीसरी कि जनाब आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, AJK में, जिसमें अभी इलेक्शन हुए, उसमें कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे लगने शुरू हो गए। पता नहीं क्या क्या और भी किस किस्म के नारे लगे। मरियम नवाज़ साहबा ने वो ट्विटर पे भी शेयर किया है, उसको टैग किया है, ट्वीट किया है। ये बहुत ही ख़तरनाक सी सूरत हाल डेवलप हो रही है। ये क्यों हुआ है ऐसा, ये क्या, इस पे भी बात करेंगे। आज जनाब पहले ये पेट्रोल वाली बात ज़रा कर लेते हैं कि पेट्रोल 700 रुपये लीटर, अब उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और ये कहाँ हुआ है जनाब, ये खैबर पख्तूनख्वा में, सवात में, कालाम में हो रहा है। ठीक, अभी तक जो ब्लैक पे पेट्रोल बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तब्दीली सरकार है जहाँ उन्हें 7-8 बरस हो गए हैं मुसलसल हुकूमत करते हुए, और जहाँ जनाब यहाँ पर भी सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में, और जनाब वो 3 साल में हुकूमत कर रहे हैं फेडरेशन में। अब ये अब कुछ लोग इस पर एतराज़ करेंगे कि इनके कंट्रोल में कितना कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट तो है, पेट्रोलियम प्राइसेस सारा कुछ, और अब बाकायदा उसकी वीडियो आ गई। अब यहाँ पर हालात ये कि ये वो इलाके हैं कि जो टूरिज़म, एक तरफ से खान साहब रोज़ कोई ना कोई वीडियो तस्वीर शेयर कर रहे होते हैं कि जनाब टूरिज़म को हमने प्रमोट करना है, ऐसे प्रमोट करना है टूरिज़म को कि जहाँ टूरिस्ट स्पॉट हों वहाँ पेट्रोल 700 रुपये लीटर बिके। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो बाहर के भी व्यूअर्स हैं ना, माशाल्लाह, जो बाहर बैठे हैं, उनको अपना हक है कि वो किसी से नज़रियाती वाबस्तगी रखें, लेकिन ये भी देखें कि यहाँ गरीब का क्या कचूमर निकल गया है। लेकिन उनको क्या है, तब्दीली सरकार फैसिलिटेट करती रहें कंट्रोल टावर को। वो अल्लाह करे जिस तरीके से यूं स्विच मरोड़ के उनको इंतखाबात जितवा रहे हैं जनाब, भाई यही हालत का अवाम जाए अल्लाह माफ़ करे भाड़ में, ठीक है ना। तो बस इनसे इससे किसी को कोई गरज नहीं है, अपने हिसाब से अपने मफादात से गरज है हर किसी को। आ जाए जनाब दूसरी बात पे कि ये आज़ाद कश्मीर में, AJK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे लगने। ये अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो मुबैना धांधली हुई, जो नून लीग ने कहा, जो पीपल्स पार्टी ने कहा, अच्छा उनके पास ना इसके बड़े सबूत हैं और इसके बड़े दलाइल हैं। वो कहते हैं कि जनाब 6 लाख वोट लिए टोटल PTI ने, जो कि 30-32% बनता है टोटल का, और उनको मिली 25 सीटें या 26 सीटें, और 5 लाख वोट लिए नून लीग ने और उनको मिली 6 सीटें। थोड़ा सा आप हाथ की सफाई देखें, और 3 लाख वोट लिए पीपल्स पार्टी ने और उनको मिली 11 सीटें। यह क्या तकसीम है, ठीक है ना, कैसी तकसीम है, और क्या जो है ना हाथ की सफाई दिखाई गई है। और जितने 30-32% लिए उनके 25 सीटें या 26 सीटें, और जिसने जनाब 25% लिया है उसकी जनाब 6 सीटें। अब आप अंदाज़ा करें, आप फ़र्क देख लें इसके हिसाब से। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जिनको सारी कैंपेन में जूते पड़े, अंडे पड़े, डंडे पड़े, उनकी 25 सीटें आ गई हैं, और जिनकी कैंपेन में इतने बड़े बड़े जलसे और सारा कुछ, इतना आवाम और इतना जोशो खरोश, इतना वो सारा कुछ, उनकी 6 सीटें आ गई हैं। अच्छा, लोग इसी तरीके से और भी बहुत सारे आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जनाब किस तरीके से वो ब्रिगेडियर साहब पकड़े गए रंगे हाथों। अब पता नहीं वो ब्रिगेडियर साहब सिर्फ पकड़े गए, उनको साइड पे करके पता नहीं क्या क्या वारदात डाली गई, ठीक है ना। और जिस तरीके से जनाब अब तो कहा जा रहा है ना, अब तो जनाब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अब कल परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और अली अमीन साहब, फवाद चौधरी साहब, वो उन्होंने एक तरह से बता भी दिया कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दुख है मैं समझता हूँ PTI के जीतने का, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को है। वो कब से इंतज़ार में थे कि जी मैंने PTI ज्वाइन की है, और PTI ज्वाइन करने के बाद जनाब मुझे अब फिर नंबर लगेगा मेरा, मैं वहाँ का सदर भी हूँ PTI का, आज़ाद कश्मीर का।
बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, उन्हीं ने तो भांडा सारा फोड़ा था और उन्हीं ने तो जो है ना सारा कुछ रंगे हाथों पकड़वाया था ब्रिगेडियर साहब को, कंट्रोल टावर के जनाब वहाँ के सेक्टर कमांडर को। उन्हीं ने तो पकड़वाया था कि इन्होंने 1 अरब की रिश्वत ली है और जिसमें से 10 करोड़ रुपए टोकन मनी पकड़ ली है और फिर वो फारिग हो गए जनाब। लेकिन अब भी लगता है उनका काम होता हुआ, काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इन साहबान को जनाब मेरे सोर्सेस के मुताबिक वही जनाब तनवीर इलियास साहब ने, जो कप्तान साहब की नई ATM बताई जा रही है, मेरे सोर्सेस के मुताबिक, और इंतहाई अथेंटिक सोर्सेस हैं इंशाअल्लाह, उनके मुताबिक उन्होंने अपने सेंटारस मॉल में जनाब फवाद चौधरी साहब को भी खैर से बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट दिया हुआ है और अली अमीन साहब को तो जनाब बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट दिया हुआ है और बहुत कुछ और भी जाहिर है, फिर आप समझदार हैं तो इस वजह से उन्होंने बड़ा एक जो है ना सिफारिश की हुई है इनकी भरपूर तरीके से कि यही बनना है और अनकरीब हो सकता है उन्हीं के नाम का ऐलान हो जाए, तनवीर इलियास साहब का। और वो सारे क्राइन यही बता रहे हैं अभी तक, तो कल फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है। तो जिनको इस तरह से लग्जरी अपार्टमेंट मुफ्त में मिले हुए हैं लाखों करोड़ों के, तो फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा। अब सुना है जनाब, सुना क्या है, बल्कि कल मैंने ट्विटर पे ये खबर दी थी, तब तक तो ये इस्तीफ़ा सामने भी नहीं आया था, तो अब जनाब वो इस्तीफ़ा लिया जा रहा है डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह साहब से। तो वो फिर जो है ना डॉक्टर हिशाम से, कि वो वज़ीर थे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के, और एक दूसरे मुशीर साहब से भी, और जनाब वो बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के भाई को अकोमोडेट करने की कोशिश है और वहाँ पर उनको वज़ीर बनाया जाता, तो ये इनाम दिया जा रहा है बद कलामी का, बद ज़बानी का। तो ये सारी चीज़ें, तो कश्मीर में कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे क्यों लगे हैं जनाब? इस वजह से कि जब आप ऐसी दिन दहाड़े वारदातें डालेंगे, जब आप ऐसी दिन दहाड़े आप इस तरीके से बक्सा चोरी करेंगे, तो फिर हर जगह वो नहीं होती कि जहाँ पर जो है ना, अब तो वो सूरत हाल एक बड़ी खुल के सामने आ गई है ना, कि चाहे वो कंट्रोल टावर की गाड़ी पर लगे हुए PTI के झंडे हों, जो भी हो, इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें बहुत खुल के सामने आ रही हैं। तो बहुत ही अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे सेंसिटिव एरिया में जो लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, आप उनके वो इस तरीके से उनकी दुखती रगों को छेड़ देते हैं, उनके साथ भी इस तरह के ड्रामे करते हैं, उनके साथ भी इस तरीके से, तो भाई फिर आप इन चीज़ों को संभालें भाई। फिर इस तरीके से अगर ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर इस तरह के नारे भी लगेंगे। कौन सा ऐसा एरिया है कि जहाँ काबिल एतराज़ नारे नहीं लगे, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आप कश्मीर में भी वही होने लगा है। तो फिर आप अपने गिरबान में झांकें कि हम खुद अपने आप को ठीक कर लें, हम अपनी करतूत ठीक करें अपने, ताकि ये इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। अगर खुदा न खास्ता वहाँ इस तरह की, मैंने सुना है, कोई मुझे बता रहा था, उसको मैंने रिकन्फर्म भी करना है कि 87 में गालिबन जब उनके यहाँ मकबूजा कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनके यहाँ भी इस तरह की रिगिंग हुई थी इंतखाबात में, तो इस तरह की इंसर्जेंसी उस वक्त से तब से ज़ोर पकड़ गई थी। तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि इस यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए डेवलप, या खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो जब आप डाका डालते हैं हुकूक पर, या जब अवाम कहें कि हमने वोट किसी और के दिया, पढ़ किसी और को गया, तो ये तो फिर उस हवाले से फिर जो है ना, आप 1-1 अरब में से 10 करोड़ के टोकन पकड़ लें और वादे कर लें हमने आपको बनवाना है, तो फिर इसका मतलब है पता होता ना किसको जितवाना है। वजीर तकरीरें कर रहे होते थे, मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, और बाकी आगे कोई दिखाता नहीं था, आगे कभी कोई कैमरा पड़ता था तो खाली कुर्सियां होती थी। तो वो अवाम किस डर से नहीं आते थे आपके जलसों में? अवाम आपको अंडे क्यों मारते थे? अवाम आपको डंडे और जूते क्यों मारते थे? आज आपको इतने बड़े वोट पड़ गए हैं, आप इस तरीके से, तो वो फिर जो है ना, और आप वो उसमें कि हम तो कंट्रोल टावर के कंधों पे चढ़े हैं, भले हम किसी का काम करें ना करें, हमें चाहे मकबूलियत हो ना हो, हम चाहे हम पर कश्मीर फरोशी के इल्ज़ाम लगें, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम वो उसी तरीके से चाबी घूमेगी और फिर से ये आई थिंक के बादों का ना, ये वो कहते हैं ना, बैक फायर कर जाता है, काउंटर फायर हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कभी। तो अब आ जाएं जनाब उस स्टोरी पर। बड़ी अहम स्टोरी है कि नवाज़ शरीफ साहब को मैसेज कन्वे किया गया। अच्छा, ये मैसेज कैसे कन्वे किया मैं आपको बताता हूँ।
कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले, ये अभी चंद हफ्ते ही पहले वीडियो में एक में बताया था कि जनाब बात ये है कि कंट्रोल टावर की तरफ से मुतादिद मैसेजेस ऐसे आए कि अगर आप मरीम नवाज साहबा को साइड पे कर लें, नवाज शरीफ साहब को साइड पे कर लें, शहबाज शरीफ साहब को सामने ले आएँ, ठीक हो गया ना, कुछ ऐसे लोगों को जिनको हम कह रहे हैं, तो उसमें कुछ हो सकता है आपका आगे हम सोच सकते हैं और इक़्तिदार आपके हवाले हो जाएगा, ठीक हो गया ना। ये इन हाउस चेंज भी हो जाएगी और सारा कुछ ये मैं आपको बड़े बखबर सोर्सेस से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरह के फैसले हमारी पार्टी के करें, अगर उनको अवाम रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट कर दें, पूरी पार्टी को रिजेक्ट कर दें, मरीम नवाज साहबा को रिजेक्ट कर दें, नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट कर दें, कुछ भी हो, ठीक है ना, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। लेकिन उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसके बाद तनकीद भी कम हो गई, वो खामोश भी हो गए, लेकिन वही मुतालबा वही रहा भाई, बात वो फैसला करने वालों का जो असल में फ़ैसला करते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वही मुतालबा रहा। अब कश्मीर में भी वही कुछ हुआ जो उन्होंने देख लिया जनाब, कि जिनको अंडे और डंडे पड़ रहे थे उनकी 25-26 सीटें निकल आईं, और जिनके जलसों में जमे गफ़ीर था उस तरीके से उनका जहाँ जगह नहीं हो पड़ती थी तिल धरने की, वहाँ पे उनको 6 सीटें मिल गई। या पीपल्स पार्टी के भी अच्छे खासे जलसे थे बिलावल साहब के, उनके भी 11 सीटें पड़ गई। लेकिन मैं समझता हूँ 11 सीटें बहुत अच्छी निकाली हैं उन्होंने एक तरह से। 3-4 सीटें इधर से और आ जाती तो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी ना होती, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए 23 चाहिए थे कम से कम, ठीक हो गया ना। अब वो 25 हैं तो 2-3 सीटें अगर इधर उधर होती तो फिर सिंपल मेजॉरिटी ना होती, उनको फिर कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे बनाना पड़ती। तो बात यह है कि बड़ा टेक्निकल गेम खेला गया उसी तरीके से 2018 में जैसे खेला गया, थोड़ी सी तरीका वारदात यहाँ पे मुख्तलिफ की गई। अब यहाँ पर जैसे वो मैसेज इस तरह से पहुँचाए गए तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसमें बात हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे इश्यूज़ पर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन ये बात कि आप किसी का फैसला करेंगे ये पार्टी में ये होगा या वो होगा, इस तरह से नहीं हो सकता। अब जनाब कल, इससे पहले आपको याद होगा कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो लोग हैं ना, बड़ी बातें करते हैं ना, मैं कहता हूँ ना, हम तो फैक्ट्स, मेरी तो आदत ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर पे ना, मालशिया और पालशिया लोग तो आज भी बैठ के जनाब वो यूट्यूब के ऐसे ऐसे थंबनेल लगाएंगे कि जी ट्रंप ने जनाब खान साहब के कदम पकड़ लिए और जो बाइडन जो खान साहब के सामने लेट गए, और मैं इस तरह के थंबनेल नहीं लगाता, मैं वही लगाता हूँ जो अंदर बात करता हूँ, ठीक हो गया ना। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि जी मालशिया पालशिया का इस तरीके से वो, तो जो बाइडन भी लेट गया, जो बाइडन लेट गया तो आज जो बाइडन से माफ़ी मांगने के लिए कौन कौन गया है वहाँ पे, इसमें अगली वीडियो से बात करूँगा, ठीक हो गया ना। तो अब बात ये है कि साबिक वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर नवाज शरीफ साहब 2-3 बंदों की बात ना मानते, उनका इशारा परवेज़ रशीद साहब की तरफ था, 2-3 और थे, ठीक हो गया ना, उनकी बात अगर वो ना मानते तो आज वो चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म होते। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा किस बात की दी गई कि उन्होंने आंखें दिखाई, सज़ा किस बात की दी गई उन्होंने, फिर इसका मतलब ये करप्शन और ये इकामा और ये पनामा, ये सारा कुछ जो है ना, ये मुबैना गड़बड़ थी, ठीक हो गया ना, ये सारा कुछ ये मुबैना बकवास था, ठीक हो गया। अब आपको मैं बताऊं तो अब बात ये है कि उन्होंने खुद तस्लीम किया, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह साहब ने, जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने खुद कहा था, क्या नहीं कहा था, सबको पता नहीं है, तो फिर आप खुद बताएं, जो बात बहुत बड़े बाहर बैठ के जो बड़े चूं चूं कर रहे हैं, उनको ये खबर कोई नहीं है कि जनाब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे जब कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब को तो इस चीज़ की सज़ा मिली है, तो सबको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की सज़ा मिली है। फिर ये क्यों चूं चूं मची हुई है कि जनाब वो तो करप्शन और वो तो ये निकल गया और उनको तो अवाम ने रिजेक्ट किया और उनको फलां ने अवाम ने बड़ा उठा लिया, तो फिर ये नहीं है, वो तो उन्हीं से पूछें। और वो सेक्टर कमांडर भी रहे, वो कंट्रोल टावर के भी करीब थे, करीब हैं, ठीक है ना, और इजाज़ शाह साहब जो है ना, मतलब उस तरीके से। अच्छा, अब कल वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब, जिनको और तो कोई पता आता है कोई नहीं, वो रेलवे के भी वज़ीर थे तो इसी तरह से पेशन गोइयाँ करते थे, उनके सर पे नवाज शरीफ साहब सवार थे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला हैं तो उनके सर पे भी नवाज शरीफ साहब। इस्लामाबाद का हाल ये है कि कभी कोई लड़की का कत्ल हो रहा है,
कभी किसी की नामालूम जगह से रावल चौक या रावल डैम से लाश मिल रही है, कभी कोई फायरिंग पुलिस वालों पे हो रही है, कभी कल किसी और जगह पे फायरिंग हुई तो कोई और बंदे मर गए वहाँ पे, कभी कोई जो है ना, अब वो हमारे दोस्त हैं आदिल अब्बासी साहब, उनके घर में डकैती हो गई और डकैती ऐसी जगह पे हुई मेन नाज़मुद्दीन रोड पर। ये आप अंदाजा करें कि इतनी मसरूफ शाहराह है वो, इतनी मसरूफ रोड है और दिन दहाड़े ये सारी डकैती हुई और किस तरीके से। और वजीर दाखिला साहब पेशन गोइयों पे वो हैं, उन्हीं वजीर दाखिला साहब ने पैगाम दिया, अब बड़ा टेक्निकली पैगाम दिया जनाब नवाज शरीफ साहब को कि देखो जब तक कंट्रोल टावर के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब तक बात करते रहोगे तब तक इक़्तिदार सारी जिंदगी लगे रहो आपको नहीं मिल सकता। अब ये वो सूरत हाल है कि जिसमें आप किसी को कह रहे हैं कि भले आपको अवाम इलेक्ट कर दे, भले आपको अवाम चुन ले, भले आपको अवाम वोट दे, जितने वोट आपको पड़ जाएं आप क्लीन स्वीप कर लो, आपको तब तक इक़्तिदार नहीं मिल सकता। तो क्या ये एक, आप क्या समझते हैं, मुबैना तौर पे एक दादागिरी नहीं है कि आप इस तरह से, और ये कौन दे रहा है? ये उस वक्त तो आप चमचागिरी करें कि जब आप अपोजिशन में हो, जब आप सिर्फ एमएनए हो, जब आप अपोजिशन में हो, या जब आपके पास एमएनए शिप भी ना हो, जब कोई ओहदा ना हो। ये वफाकी वजीर दाखिला कह रहा है। तो ये एक वाज़े पैगाम है इस चीज़ का कि जब तक आप ये रविश अख्तियार किए रखेंगे, तब तक, जब तक आप गिरटे गोडे नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप मत्था नहीं टेकेंगे, जब तक आप ये सोरी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को हर एक चीज़ यस सर, यस मैन के तौर पर पेश नहीं करेंगे, तब तक आपकी गुंजाइश नहीं है भले आपको अवाम चुन ले। तो फिर आप कहते हैं हम FATF से बाहर आएँ, फिर आप कहते हैं कि हम पर कोई तनकीद न करे, फिर आप कहते हैं कि अमेरिका ये ना कहे कि पाकिस्तान की अदालतें ग़ुलाम हैं, फिर आप ये कहते हैं कि बाहर से सर्वेज ना आएँ, फिर आप ये कहते हैं कि NGOs वाले भी हम पर किसी किस्म के कमेंट ना करें, फिर आप ये कहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी बाहर के जो ऑब्जर्वर आते हैं वो हम पर कोई इस तरह का दाग ना लगाएं। तो फिर तो यही बात है ना, फिर तो बहुत ही अफसोसनाक है। ये इंतहाई एक अफसोसनाक रविश है, इसको डिस्करेज होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि नून लीग को भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो भी कोई बाकायदा एक लाइन ले, कभी मफाहमत तो कभी मज़ाहमत, कभी खामोशी तो कभी तकरीर, तो कभी इस चीज़ में अगर आधा तीतर और आधे बटेर में रहे तो 2023 में भी यही कुछ होगा जो कश्मीर में हुआ, जो गिलगित में हुआ, उनके साथ यही सूरत हाल होगी। उनको भी एक क्लियर कट पॉलिसी अपनानी होगी और अपने वोटर्स को कंफ्यूज करने की बजाय, मैं क्योंकि हमें पैगाम आते हैं उनके वोटर्स के, इस वजह से कहते हैं कि भाई वोटर्स वोटर्स के, हमें सबके वोटर्स के पैगाम आते हैं। PTI के भी यूनो नजरियाती लोगों को किस तरीके से बैक बेंचेस पे किया, किस तरीके से इग्नोर किया, ये सारी चीजें आती हैं, हम तमाम के पहुंचाते रहते हैं। कहते हैं जनाब आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप हमारा पैगाम पहुंचाएं। तो उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या करना है। अभी कल मरियम नवाज साहब ने कहा है कि मैं आइंदा की पॉलिसी बना रही हूं, पता चलेगा पॉलिसी कौन सी है आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।